स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 2 के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि कैसे हॉकिंस के लैब वाले उस टनल के अंदर जाके उस मॉन्स्टर को जलाने की कोशिश करते हैं और उस चीज का सारा असर विल के ऊपर होता है। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 6 की शुरुआत होती है, जहां पर अब जॉयस, माइक, बॉब, हॉपर और विल सभी को एक साथ लैब लेके आया जाता है, जहाँ पर विल बार बार चिल्लाता है कि उसकी पूरी बॉडी जल रही है। सारे डॉक्टर्स पूछते हैं कि आखिर तुम्हें हुआ क्या है। विल का टेम्परेचर 104 तक पहुंच चुका था। डॉक्टर्स के पूछने पे कि आखिर तुम्हें कहाँ जलन हो रही है तो विल बताता है कि उसकी पूरी बॉडी जल रही है। कोई नहीं समझ पाता कि आखिर विल को हो क्या रहा है और उसे क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। इसी के कारण विल को बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया जाता है। यहाँ पे हम हॉपर को भी देखते हैं जिसे अच्छी तरीके से क्लीन किया जा रहा था, क्योंकि वो भी वॉइड के अंदर से ही आया है और हो सकता है कि उसके ऊपर भी किसी वायरस ने या मॉन्स्टर ने अटैक किया हो। जिसके बाद हम डस्टिन और स्टीव को देखते हैं। यहाँ स्टीव को लगता है कि डस्टिन उसके साथ में मजाक कर रहा है, लेकिन डस्टिन कहता है कि ये कोई मजाक नहीं है, डार्ट मेरे साथ ही था और वो एक असल का डेमोगॉर्गन है। स्टीव डस्टिन को बहुत बुरी तरीके से डांटता है कि तुम्हें समझ में नहीं आया कि तुम एक डेमोगॉर्गन को पैट की जैसे रख रहे हो। तब स्टीव कहता है कि ये सारी बातें हम बाद में करेंगे, पहले तुम्हें उसे खत्म करना चाहिए। जिसके बाद स्टीव बेसमेंट में उतरने लगता है, लेकिन वहाँ उसे कुछ नहीं मिलता। लेकिन आगे जाने के बाद उसे स्किन दिखाई देती है और तभी स्टीव डस्टिन को नीचे बुलाता है। तब डस्टिन और स्टीव दोनों को समझ में आ चुका था कि वो डार्ट यानी कि डेमोगॉर्गन और ज्यादा बड़ा हो चुका है। उसने अपनी स्किन उतार दी है और इसी के साथ उसने दीवार में एक बहुत बड़ा होल किया है और उसके सहारे सहारे वो टनल तक पहुंच चुका है, यानी कि वो टनल जो कि माइंड फ्लेयर की रूट से बनी हुई है। इधर हॉकिंस की लैब वाले सब जॉयस के घर पे जाते हैं और विल ने जितनी भी पेंटिंग बनाई थी उन सब की पिक्चर्स क्लिक कर लेते हैं। इधर जॉयस बहुत ज्यादा गुस्सा होती है हॉकिंस के लैब वालों के ऊपर और कहती है कि मेरा बेटा मुझे ठीक चाहिए, मैं उसे दूसरे हॉस्पिटल में ले जाऊंगी। तब यहाँ पे मिस्टर ओन्स कहते हैं कि आपके बेटे को हम अच्छी तरीके से इलाज देंगे, वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। तब जॉयस कहती है कि आखिर मेरे बेटे को प्रॉब्लम क्या हुई है। मैं आप लोगों को हमेशा कहती थी कि उसे अलग तरीके के विजन्स आते हैं, तब आप लोगों ने सिर्फ इसे सपने कहा था कि विल को सिर्फ सपने आते हैं, तब मेरी बातों पे किसी ने विश्वास नहीं किया था। अब मैं चाहती हूँ कि विल को जल्द ही किसी दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए। तब डॉक्टर ओन्स जॉयस को समझाते हैं कि इससे विल की हालत और ज्यादा बिगड़ती जाएगी और तुम पे कोई बिलीव नहीं करेगा। इससे अच्छा तो होगा कि वो यहाँ रहे और हम उसकी पूरी देखभाल करेंगे। यहाँ सीन शिफ्ट होता है उसी डिटेक्टिव के ऊपर। इसका नाम मुरी था। मुरी ने यहाँ पे उन वॉइस क्लिप्स के डबल डुप्लीकेट कर लिए थे जो कि नैन्सी अपने साथ में रिकॉर्ड करके लेके आई थी और सेंड करने के ऊपर एड्रेस शिकागो का लिखा हुआ था, यानी कि मुरी वो रिकॉर्डिंग्स कहीं बाहर भी भेजने वाला था। रात काफी हो चुकी थी, इसी कारण मुरी नैन्सी और जॉन को यही रुकने के लिए कहता है और साथ ही साथ ये भी बताता है कि तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो, लेकिन सामने सामने कुछ नहीं कहते। नैन्सी और जॉन को लगता है कि मुरी ने बहुत ज्यादा पी ली है, इसी कारण वो बस बकवास कर रहा है। जिसके बाद मुरी अपने रूम में चला जाता है और उन दोनों को साथ सोने के लिए कहता है, लेकिन ये दोनों ही अलग अलग जाते हैं। लेकिन दोनों को खुद की बताई हुई चीजों पे बिलीव नहीं होता कि इन दोनों का बिहेवियर ऐसा है ही नहीं। ये लोग बार बार में उठ के आते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं, फिर भी इन्हें नींद नहीं आती और आखिरकार ये दोनों एक साथ बहुत क्लोज आ जाते हैं। यानी कि यहाँ से नैन्सी और जॉन की लव स्टोरी स्टार्ट होती है। ल्यूकस को भी घर आने में काफी देर हो चुकी थी, लेकिन जब ल्यूकस घर आता है तो उसे उसकी छोटी सिस्टर बताती है कि तुम्हारा दोस्त बहुत ज्यादा सर खाता है। ल्यूकस पूछता है कि तुम किसकी बात कर रही हो, तो ये छोटी बच्ची बताती है कि तुम्हारे दोस्त डस्टिन का कॉल आया था और वो कोड रेड चिल्ला रहा था। ल्यूकस ये बात सुनते ही परेशान हो जाता है कि शिट, उसने बहुत देर कर दी। ल्यूकस डस्टिन से बात करता है तो डस्टिन कहता है कि बड़ी जल्दी तुम्हें टाइम मिला। फिर डस्टिन सब कुछ बताना शुरू करता है कि डार्ट उन्हें मिल गया है, वो स्टीव के साथ उन्हें मारने वाला है, इसी कारण ल्यूकस भी जल्दी से बैकयार्ड में पहुंच जाए। यहाँ डॉक्टर ओन्स हॉपर के पास पहुंचते हैं और हॉपर को कहते हैं कि तुम्हारी बॉडी को पूरा चेक कर लिया गया है, तुम्हारे अंदर कोई भी वायरस नहीं है, लेकिन तुम्हें कुछ दिखाना जरूरी है। डॉक्टर ओन्स अपने साथ में हॉपर को उसी दरवाजे तक लेके जाते हैं जो कि दूसरी दुनिया का खुला हुआ था। ये लोग बेसमेंट में जाते हैं, यानी कि यहाँ पे एक इतना बड़ा खड्डा हो रखा था कि मानो 10-20 माले जितनी बिल्डिंग इसमें आराम से आ सके। डॉक्टर ओन्स कहते हैं कि ये चीज हॉकिंस शहर के नीचे घूम रही है और कैंसर की जैसे बढ़ती ही जा रही है और प्रॉब्लम यहाँ पर ये आ रही है कि ये इसे जला के खत्म नहीं कर सकते, क्योंकि ये अगर इसे जैसे ही जलाएंगे तो इसका सारा इफेक्ट विल के ऊपर आएगा। इधर बॉब और जॉयस एक साथ बात करते हैं। जॉयस यहाँ पे बॉब से माफी मांगती है और कहती है कि तुमने हमारी उस कंडीशन में मदद की जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत थी और मैं माफी मांगना चाहती हूँ कि मैंने तुम्हें अब तक कुछ भी नहीं बताया। तो बॉब कहता है कि तुमने तो शुरुआत से ही बताया था कि तुम्हारी फैमिली बहुत स्ट्रेंज है, वो तो मैंने ही तुम्हारी बात नहीं मानी थी और जो भी हो मैं तुम्हारे साथ ही हूँ। इस टाइम तक यहाँ विल को भी होश आ जाता है, लेकिन विल बहुत ही वियर्ड बिहेव कर रहा था। उसे उसकी मेमोरी के कुछ पार्ट्स गायब हो चुके थे। अगली सुबह मुरी यहाँ पे नैन्सी और जॉन से पूछता है कि तुम्हारी रात कैसी रही। मुरी को पता था कि ये दोनों साथ ही होंगे, लेकिन ये दोनों झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि अब हमें चलना चाहिए। जाने से पहले मुरी इन लोगों को गुड बाय तो करता ही है, लेकिन साथ ही साथ कहता है कि अगली बार मुझसे कभी कांटेक्ट मत करना। हम यहाँ ल्यूकस को देखते हैं जो कि मैक्स के घर तक पहुंच चुका था। बिली यहाँ पे दरवाजा नहीं खोलता और जब मैक्स दरवाजा खोलती है तो वो बाहर चली जाती है।
ल्यूकस के ऊपर चिल्लाती है कि आखिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो ल्यूकस कहता है कि लास्ट टाइम तुमने मुझसे एविडेंस मांगे थे ना, आज मेरे पास वो एविडेंस है, मैं तुम्हें सब कुछ साबित करना चाहता हूँ। इधर इतनी ही देर में बिली दरवाजा खोलने ही वाला था कि तभी मैक्स अंदर आ जाती है और झूठ बोल देती है कि बाहर कोई और आंटी थी। और उसके बाद मैक्स अपने रूम में जाके अपनी विंडो को ओपन करके वहाँ से ल्यूकस के साथ भाग जाती है। अब यहाँ पे विल के आसपास काफी सारे डॉक्टर, हॉपर, उसकी मॉम जॉयस और उसका दोस्त माइक और बॉब, ये सारे लोग एक साथ ही खड़े थे। लेकिन विल को इनमें से बहुत कम लोग याद थे। न डॉक्टर याद था, न बॉब याद था, न इंस्पेक्टर हॉपर याद था। उसे याद थी तो सिर्फ अपनी मॉम और अपना दोस्त माइक। विल यहाँ पे बोलने लगता है कि आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, आप लोगों ने उसे बहुत तंग किया, आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इसी के साथ में डॉक्टर ओन्स कहते हैं कि तुम्हें आगे नुकसान किसने पहुंचाया, क्या हम डॉक्टर्स ने तुम्हें नुकसान पहुंचाया, या तुम्हें कल रात के बारे में कुछ भी याद है। तो विल कहता है कि कल रात को आप लोगों ने मुझे दर्द दिया था, मुझे जला दिया था। विल कहता है कि डॉक्टर्स ने नहीं जलाया था, सोल्जर्स ने जलाया था। यानी कि विल को इतना तो याद है कि कुछ लोग उसे जला रहे थे। और तभी डॉक्टर ओन्स विल की बनाई हुई एक ड्राइंग को उसके सामने दिखाते हैं कि क्या तुम इसकी बात कर रहे हो। और तभी विल हाँ कर देता है। यानी कि माइंड फ्लेयर विल के ऊपर हावी हो रखा था और वो विल के थ्रू कांटेक्ट करके बता रहा था कि अब वो बहुत गुस्से में है और अब वो किसी को भी नहीं छोड़ेगा। डॉक्टर ओन्स यहाँ पे सभी को कहते हैं कि अब हम यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट और करेंगे। उस वॉइड में जाने के बाद वहाँ से एक छोटा सा हिस्सा ये लोग उठा के ले आए थे और उसके बाद में एक साइंटिस्ट को कहते हैं उसे जलाने के लिए। जैसे जैसे उसे जलाया जाता है वैसे ही वैसे विल की बॉडी के अंदर पेन होने लगता है, मानो कि उसकी पूरी बॉडी जल रही है और विल जोर जोर से चिल्लाने लगता है। हॉपर और जॉयस के कहने पे ये चीज रुकवा दी जाती है। बाहर आने के बाद डॉक्टर ओन्स जॉयस और हॉपर दोनों को समझाते हैं कि ये एक वायरस की तरह है जो कि विल की बॉडी के अंदर है। विल इतने टाइम तक वॉइड के अंदर था, यानी कि उस दूसरी दुनिया के वायरस का कुछ हिस्सा विल की बॉडी के अंदर भी है और वो उसे धीरे धीरे नुकसान पहुंचाता जा रहा है और वही चीज विल के ऊपर हावी भी हुई है। डॉक्टर ओन्स यहाँ पे ये भी बताते हैं कि विल के साथ में ये वायरस और काफी चीजों को इन्फेक्टेड कर रहा है और सबसे खास चीज विल के साथ में हुई है क्योंकि जिस तरीके का ये मॉन्स्टर है वो विल से कांटेक्ट कर रहा है और उससे बात करके हमें भी कुछ चीजें बताना चाहता है। हम लोगों को ये भी पता चला है कि ये सारी चीजें एक साथ कनेक्टेड है। अगर हमने एक भी चीज को नुकसान पहुंचाया तो वो सारी चीजें मिलके विल को भी नुकसान पहुंचाएंगी। डॉक्टर ओन्स जॉयस को बस यही दिलासा देते हैं कि हम इसका जल्द ही कोई इलाज ढूंढ लेंगे, ये एक वायरस है जिसका इलाज किया जा सकता है। जिसके बाद हम डस्टिन और स्टीव को देखते हैं, वो काफी सारा नॉनवेज लेके एक रेलवे ट्रैक के ऊपर उस नॉनवेज को गिराते हुए आगे बढ़ रहे थे। असल के अंदर ये एक ट्रैप था जो कि डेमोगोर्गन को अपने पास तक लाने के लिए था। यहाँ पे स्टीव डस्टिन से बातें करता है और ये दोनों ही मिलके एक लड़की के बारे में बात करते हैं। असल के अंदर डस्टिन मैक्स के बारे में बताता है और स्टीव उसे बस यही समझाता है कि तुम बहुत छोटे हो और तुम्हें लड़की को पसंद करना या ना पसंद करना ये तुम्हारी उम्र के लिए नहीं है। तो डस्टिन कहता है कि नहीं नहीं, मैं तो उस पर ध्यान भी नहीं देता हूँ। जिसके बाद हम हॉपर को देखते हैं। असल के अंदर हॉपर यहाँ पे अपने घर पे कॉल करता है। हॉपर पिछले एक रात से गायब था और उसे एल की टेंशन हो रही थी, इसी कारण वो घर पे मैसेज छोड़ता है कि मैं तुमसे गुस्सा बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं किसी काम में अटका हुआ हूँ और मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा और तुम्हें पूरा खाना खाना है। हॉपर को लगता है कि घर पे एल ये सारी बातें सुन रही होगी, लेकिन असल के अंदर ये पूरा घर खाली था। एल तो खुद अपनी मॉम टेरी से मिलने के लिए गई थी। यहाँ पे हॉकिंस के सारे साइंटिस्ट बैठ के विल के ब्रेन के स्टेटस को चेक करते हैं, पिछले एक महीने का, पिछले एक दिन का और पिछले एक घंटे का, जिसके अंदर उसके ब्रेन में कई सारी ऐसी सेल्स है जो कि बढ़ती जा रही है और अगर वो सब नहीं रोकी गई तो विल हो सकता है कि कुछ ही देर के अंदर मर भी जाए। डॉक्टर ओन सभी से राय मांगता है कि हमें आखिर क्या करना चाहिए। तो बाकी सारे डॉक्टर तो यही बताते हैं उस मॉन्स्टर को जल्द से जल्द जला देना चाहिए, लेकिन तब डॉक्टर ओन्स कहते हैं कि इसके चक्कर में विल मारा भी जा सकता है। यहाँ पे जॉयस भी काफी टाइम से परेशान हो रही थी और वेट कर रही थी कि कब ये डॉक्टर्स मिलके उसका जवाब देंगे, इसी कारण वो गुस्से में आके उन डॉक्टर से मिलने के लिए भागती है। तभी यहाँ पे विल को कुछ विजन्स आते हैं और वो माइक से बात करने लगता है कि मुझे कुछ दिखाई दे रहा है, मैं कुछ देख सकता हूँ, ऐसी चीजें जो वो मुझे नहीं दिखाना चाहता। मैं बता सकता हूँ कि माइंड प्लेयर को आखिर कैसे मारा जा सकता है। इधर स्टीव और डस्टिन अपने बैकयार्ड पे पहुंच चुके थे। ये वही जगह थी जहाँ पर ये बच्चे हमेशा छुपने के लिए पहुंचते थे। तभी ल्यूकस यहाँ पे पहुंचता है मैक्स के साथ में। इधर डस्टिन ल्यूकस से पूछता है कि आखिर तूने ये क्या किया, तू मैक्स को यहाँ पे क्यों लेकर आया। तो ल्यूकस कहता है कि मैंने मैक्स को सब कुछ बता दिया है, वो भी अब हमारे ग्रुप का हिस्सा है और उसे किसी चीज पे बिलीव नहीं हो रहा था, इसी कारण मुझे उसे यहाँ लाना पड़ा और अब ये सभी मिलके एक साथ वहाँ पे ट्रैप बनाने लगते हैं। इधर जब जॉन और नैन्सी दोनों जॉन के घर पे पहुंचते हैं तो उन्हें घर के हालात बहुत बुरे दिखाई देते हैं क्योंकि इस पूरे घर के अंदर अलग अलग तरीके की ड्राइंग्स बनी हुई थी। घर के अंदर जॉयस और उसका भाई विल भी नहीं था। घर को पूरी तरीके से देखने के बाद जॉन को एक रोल मिलता है और वो नैन्सी को कहता है कि मैं 100% श्योर हूँ कि ये मेरे कैमरे का रोल नहीं है। इन दोनों को पता चल चुका था कि इनके अलावा यहाँ पे और भी कोई आके गया है। जिसके बाद हम विल को देखते हैं, उसके सामने उसके घर की सारी पिक्चर्स रखी हुई थी जो कि उसने खुद ने ड्रॉ करी थी। किसी को बिलीव नहीं था कि वो माइंड फ्लेयर को मारने का कोई रास्ता भी बता सकता है। तब विल कहता है कि ये वही जगह है जहाँ पे माइंड फ्लेयर मुझे देखने नहीं देता है। अगर इस जगह के अंदर जाया जाए और पता लगाया जाए
कि यहाँ पर क्या है, तो शायद हम लोग उसे मार सकते हैं। अब विल की बात मानते हुए यहाँ पर साइंटिस्ट की एक पूरी टीम को वापस से अपसाइड डाउन वर्ल्ड के अंदर भेजा जाता है। इन सब के साथ में कैमरे भी थे और ये लोग धीरे धीरे करके आगे बढ़ते ही जा रहे थे। यहाँ दूसरी तरफ अब रात हो चुकी थी बैकयार्ड में, जहाँ पे डस्टिन, ल्यूकस, मैक्स के साथ में स्टीव भी उसी डेमोगोर्गन के आने का वेट कर रहा था। मैक्स को लगता है कि शायद जरूर ये कोई डॉगी होगा और इन लोगों को कोई गलतफहमी हुई होगी। ल्यूकस ऊपर था, इसी कारण मैक्स भी ऊपर ही चली जाती है। और अब यहाँ पे मैक्स अपने फैमिली बैकग्राउंड को लेकर ल्यूकस से बातें शेयर करने लगती है कि कैसे उसके पेरेंट्स का डाइवोर्स हो गया और उसके बाद में उसे बिली के साथ में रहना पड़ रहा है। ल्यूकस एक अच्छे दोस्त की तरह उसकी बातें सुनता है और तभी देखते ही देखते इन्हें डेमोगोर्गन के आने की आवाज आने लगती है। लेकिन वो डेमोगोर्गन यहाँ रखे हुए नॉनवेज को नहीं खाता। स्टीव को समझ आ चुका था कि डेमोगोर्गन किसी जानवर को नहीं खाना चाहता बल्कि इंसान का भूखा है। इसी कारण स्टीव बस से बाहर निकल जाता है अपने हाथ में एक स्टिक लेके। स्टीव को लगता है कि उसके सामने उसने एक डेमोगोर्गन को देख लिया है और वो उसे जल्द ही मार देगा। लेकिन तभी बस के ऊपर से खड़ा ल्यूकस उसे बताता है कि अपने राइट साइड पे देखो। डस्टिन को भी दिख चुका था कि उसके राइट और लेफ्ट यानी कि उसके आसपास कई सारे डेमोगोर्गन है और स्टीव अकेला उनसे नहीं लड़ सकता था। स्टीव को वापस से पीछे मुड़ के उसी बस के अंदर आना पड़ता है और एक साथ ही सारे डेमोगोर्गन इस बस के ऊपर अटैक कर देते हैं। इस बस के ऊपर बने स्पेस से एक डेमोगोर्गन तो नीचे भी आने वाला था। स्टीव रेडी था उसे मारने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पे किसी तरीके की आवाज आती है, मानो कि इस सारे डेमोगोर्गन को बुलाया जा रहा है और इस सारे के सारे डेमोगोर्गन वहाँ से भाग जाते हैं। इन बच्चों को लगता है कि ये डर गए हैं, लेकिन स्टीव कहता है कि नहीं, इसके पीछे जरूर कोई वजह होगी। जिसके बाद वापस से सीन हॉकिंस के लैब में शिफ्ट होता है। सारे साइंटिस्ट आगे की तरफ बढ़ते जा रहे थे। उनके कैमरे में देखने के साथ ही हॉपर को दिखाई देता है कि ये सेम उसी जगह पे है जहाँ पर हॉपर भी था, यानी कि ये जगह किसी कब्रिस्तान से कम नहीं थी। बहुत सारी हड्डियां पड़ी थी वहाँ पे और कुछ ही देर के अंदर यहाँ पे फॉग बढ़ता ही जा रहा था। इसी कारण किसी भी साइंटिस्ट को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ पे विल उठता है और अपनी मॉम और माइक के सामने रोने लगता है कि मुझे माफ कर दो, बहुत देर हो चुकी थी, ये सब मुझसे वही करवा रहा था, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने कहा था ना कि वो बहुत गुस्से में है। ये बातें माइक समझ जाता है और वो सबको अलर्ट करने के लिए भागता है कि ये सब कुछ एक ट्रैप है जो कि विल को बताया जा रहा था और विल से करवाया जा रहा था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रडार के अंदर ये लोग अच्छे से देख पा रहे थे कि इन साइंटिस्ट के पास में काफी सारे अननोन क्रीचर इनके पास बढ़ते जा रहे थे। असल के अंदर ये बहुत सारे डेमोगोर्गन थे जो कि एक के बाद एक हर एक साइंटिस्ट को झटके में खत्म कर देते हैं और सारे साइंटिस्ट एक साथ परेशान हो जाते कि आखिर ये सब कैसे हो गया। इधर जॉयस अभी भी विल से पूछ ही रही थी कि आखिर तुम कहना क्या चाहते हो। विल कहता है कि बहुत देर हो चुकी है। यहाँ पे जब हॉपर ने उस लिफ्ट के आने की आवाज सुनी और साथ ही साथ डेमोगोर्गन्स की भी आवाज सुनी तो वो ग्लास के पास में खड़ा हो गया और तभी हम देखते हैं आखिरी सीन के अंदर कि एक डेमोगोर्गन ऊपर तक आ चुका था। और इसी के साथ ये शानदार एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। तो क्या डेमोगोर्गन इस पूरे हॉकिंस लैब पे अटैक कर देंगे या फिर इन सबको मार डालेंगे या इनमें से कोई बच जाएगा, ये सारी चीजें तो गाइस हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेंगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।